दोस्तों हाल ही में मैंने वेक अप डेड मैन अ नाइव्स आउट मिस्ट्री फिल्म देखा है और इस फिल्म को रियान जॉनसन डायरेक्ट करे हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि नाइव्स आउट एक पूरी फिल्म सीरीज है जिसमें अब तक 3 फिल्में आ चुकी हैं और ये मर्डर मिस्ट्री फिल्म्स होती हैं जिसमें बेनुआ ब्लांक नामक डिटेक्टिव मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं। अगर आज वाली वीडियो आपको पसंद आती है तो मैं बाकी 2 नाइव्स आउट मूवी की एक्सप्लेनेशंस भी लेकर जरूर आऊंगा। फॉर नाउ हम आज की वीडियो में वेक अप डेड मैन के मिस्ट्री को अनरावल करते हुए फिल्म की एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार को और आपके दोस्तों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी हमें जड नामक बंदे के पर्सपेक्टिव से बताई जाती है जो कि पहले एक बॉक्सर हुआ करता था लेकिन अब वो एक कैथोलिक प्रीस्ट है। जड बॉक्सिंग रिंग में गलती से अपने ओपोनेंट को खत्म कर दिए थे और इस बात को लेके वो आज तक पछताते हैं। तभी शायद वो बॉक्सिंग छोड़ के प्रीस्ट वाले रास्ता चुन लिए हैं जहां अब वो शांति चाहते हैं, लोगों में प्यार बांटना चाहते हैं। खैर तो एक दिन जड चर्च में एक डीकन को पंच कर देते हैं क्योंकि डीकन उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। ऐसे में जड के खिलाफ एक्शन लिया जाता है जहां उन्हें चिमनी रॉक के एक स्मॉल पैरिश में भेज दिया जाता है। जिन्हें पैरिश नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पैरिश चर्च के कॉन्टेक्स्ट में एक छोटा लोकल चर्च एरिया या कम्युनिटी होता है जहां बहुत लिमिटेड फैमिलीज या बिलीवर्स रेगुलरली वर्शिप करते हैं और एक प्रीस्ट उनकी स्पिरिचुअल नीड्स देखता है। सो यस, जड को भेजा जा रहा था टू आवर लेडी ऑफ परपेचुअल फॉर्टिट्यूड नामक पैरिश में जहां पे जड एक असिस्टेंट पास्टर होगा। जड इससे काइंड ऑफ खुश थे क्योंकि परपेचुअल फॉर्टिट्यूड में वो पास्टर होंगे और वहां वो क्राइस्ट की टीचिंग्स को बिलीवर्स तक एक्सटेंड कर पाएंगे। बस फिर क्या था, जड परपेचुअल फॉर्टिट्यूड पहुंचते हैं और वहां वो मॉन्सिनोर जेफरसन विक्स से मिलते हैं जो कि मेन पास्टर थे और जेफरसन विक्स ही इस चर्च को चलाते थे। विक्स जड के प्रति थोड़े हॉस्टाइल थे। वो जड को उनका कॉन्फेशन लेने कहते हैं, फिर कॉन्फेशन में थोड़ी अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। ऐसा लग रहा था मानो विक्स को जड का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वो जड को जानबूझकर काफी चिढ़ा रहे थे, भड़का रहे थे, गंदी बातें बोलते थे। अब दोस्तों इस पॉइंट पे मैं आपको फिल्म के कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मार्था आती है जो कि एक डिवोट चर्च लेडी है और वो विक्स की राइट हैंड है जो कि हमेशा चर्च के कामों में विक्स की मदद करती हैं। चाहे चर्च के सप्लाईज इकट्ठा करने हो, अकाउंट बुक देखना हो, गाउन पहनाना हो विक्स को, डोनेशन मैनेज करना हो, म्यूजिक बचाना हो, इन शॉर्ट चर्च से रिलेटेड किसी भी तरह का हिसाब किताब अगर करना है तो उसे मार्था ही हैंडल करेगी। देन चर्च का एक गार्डनर है सैम जो कि मार्था को पसंद करता है और वो मार्था के लिए कुछ भी कर सकता है। सैम को पीने की आदत हुआ करती थी लेकिन मॉन्सिन्योर विक्स उसे हिम्मत दिए सेइंग कि विक्स को भी पीने की आदत थी लेकिन अगर वो अपना पीना छोड़ सकते हैं तो सैम भी छोड़ सकता है। इस बात से हिम्मत लेके सैम भी दारू को हाथ लगाना छोड़ चुका है। चर्च के प्रेमाइस में एक क्रिप्ट भी था जिसके बाहर लाजरस डोर था। इस क्रिप्ट के डोर को खोलने के लिए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट चाहिए होता है लेकिन इस क्रिप्ट को अंदर से तोड़ा जा सकता है अगर आपको वो एग्जैक्ट जगह पता हो कि कहां मुझे प्रेस करना है। वैसे जिन्हें क्रिप्ट नहीं पता उन्हें बता दूं कि क्रिप्ट चर्च प्रेमाइस में बना हुआ एक इनक्लोज्ड रूम होता है जहां यूजुअली डेड बॉडीज, टूम्स या इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर्स के रिमेन्स रखे जाते हैं। इस क्रिप्ट के अंदर प्रेंटिस नामक इंसान की मृत शरीर है जो कि विक्स के ग्रैंडफादर थे। प्रेंटिस मार्था के लिए किसी फादर फिगर से कम नहीं थे। अब इस चर्च में जहां एक बड़ा सा क्रॉस होना चाहिए वो जगह खाली थी और विक्स उसे खाली ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए एक रिमाइंडर है, एक साइन था रिप्रेजेंटिंग अ वुमन जो कि इसे तोड़ी थी। अब जो औरत इसे तोड़ी थी उसकी कहानी क्या है, वेल वो हमें मार्था के थ्रू पता लगेगा। दरअसल जब प्रेंटिस इस चर्च की स्थापना किए थे तब उनकी एक बेटी थी नेम्ड ग्रेस। मार्था के हिसाब से ग्रेस बिगड़ी लड़की थी जो कि ब्रांडेड छोटे कपड़े पहनती थी और वो एक ड्रिफ्टर द्वारा प्रेग्नेंट भी हो गई। ग्रेस को एक बेटा हुआ हु वाज नन अदर देन विक्स जो कि करंटली चर्च चलाते हैं। अब दोस्तों प्रेंटिस काफी अमीर थे और वो विक्स का फ्यूचर प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ग्रेस को बोला कि अगर ग्रेस उनके रूफ के अंदर रहेगी, अपना जीवन ठीक ढंग से व्यतीत करेगी, देन विक्स को पालेगी, तो प्रेंटिस अपना फॉर्चून ग्रेस के नाम कर देंगे। उस दिन से ग्रेस हमेशा लाइन में रहने लगी और वो वेट करती रही कि कब प्रेंटिस खत्म होंगे। उसी दौरान मार्था छोटी बच्ची थी और प्रेंटिस मार्था को पसंद करते थे। वो कहते थे कि फॉर्चून या वेल्थ, ये पैसा होता है, वो ईव्स एप्पल की तरह है जिससे अगर आप करप्ट हुए तो आपका डाउनफॉल होना लाजमी है। प्रेंटिस अपने परिवार को इस अमीरी के करप्शन से बचाने
बचाना चाहते थे। मार्था प्रेंटिस को अपना लास्ट कम्युनियन लेते देखी थी, जिसके बाद प्रेंटिस इस हॉली अल्टर पे ही खत्म हो गए थे। उनके खत्म होते ग्रेस तुरंत लॉयर के पास जाके कहती है कि प्रेंटिस का सारा पैसा अब उसे मिलना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली प्रेंटिस के अकाउंट पे एक पैसा तक नहीं था। जी हाँ दोस्तों, प्रेंटिस बस एक बॉक्स और वी कैन से छोटा सा केस जैसा कुछ छोड़ गए थे, जिसपे दूसरे लैंग्वेज में लिखा था लुक आउट फॉर ईव्स एप्पल। इससे ग्रेस इतना गुस्सा हुई कि वो चर्च में आके सब कुछ तोड़ दी, सब कुछ गिरा दी, फाड़ दी, इंक्लूडिंग द क्रॉस। तभी ग्रेस के सामने छोटी मार्था आई, जो कि ग्रेस के कान में कुछ तो बोली और इससे ग्रेस छोटी मार्था पे ही अटैक कर दी थी। ग्रेस प्रेंटिस के टूम के पास चिल्लाते हुए खत्म हो गई थी ड्यू टू ब्रेन एन्यूरिज्म, और आज तक प्रेंटिस के खजाने या पैसों का कुछ पता नहीं लगा। सो यस, ये थी प्रेंटिस, उनके बेटी ग्रेस, ग्रेस के बेटे विक्स और मार्था की कहानी। अब दोस्तों इस पॉइंट पे मैं आपको फिल्म के कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ जो कि इस चर्च में रेगुलरली आते हैं। सबसे पहले आती है वेरा, जो कि एक लोकल अटर्नी है और वेरा के पिता विक्स के दोस्त और ड्रिंकिंग बडी थे। वेरा के साथ उसका अडॉप्टेड बेटा साई रहता है, जो कि पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है, लेकिन वो उसमें बुरी तरह फेल हो रहा है। साई की कहानी कुछ ऐसी है कि जब वेरा काफी यंग थी, मतलब जस्ट लॉ स्कूल से पास करी थी, तो वेरा के पिता एक 10 साल के बच्चे को अपने साथ ले आए और वो कहने लगे कि आज से वेरा इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेगी। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि साई था और टाउन के लोगों का मानना है कि साई एक्चुअली में वेरा का सौतेला भाई हो सकता है, यानी वेरा के पिता का नाजायज बच्चा। तब से साई की देखभाल वेरा ही कर रही है और साई अब बड़ा हो चुका है और उसका एटीट्यूड थोड़ा थैंकलेस है। खैर, अगला कैरेक्टर है नैट, जो कि टाउन का लोकल डॉक्टर है, जिसकी जिंदगी सिर्फ अपनी पत्नी डार्ला के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन पिछले हफ्ते ही डार्ला नैट को छोड़ दी फॉर सम अदर गाय और वो इनके बच्चे भी साथ लेके चली गई। डार्ला नैट को इसलिए छोड़ी क्योंकि नैट बहुत अमीर और बहुत सक्सेसफुल नहीं था, मतलब एवरेज था, और इस पॉइंट पे नैट अपनी वाइफ को वापस पाने के लिए कुछ भी करेगा। फिलहाल वो काफी पीने लग गया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस। अगला कैरेक्टर है ली, जो कि एक साइंस फिक्शन राइटर है और वो काइंड ऑफ सेलिब्रिटी है। ली की कुछ किताबें फेमस हुई थी और 10 साल पहले वो न्यूयॉर्क से इस शहर में आया था टू कनेक्ट विथ विक्स एंड हिज चर्च। तब से ली कुछ खास नहीं लिखा है, इनफैक्ट उसकी किताबें भी अब उतनी नहीं बिकती है। ऑल्दो ली यहाँ विक्स पे एक किताब लिख रहा है जहाँ वो विक्स की टीचिंग और अपनी आइडियाज को मिला रहा है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज सिमोन, जो कि टाउन में नहीं है और वो एक वर्ल्ड क्लास चेलिस्ट थी, मतलब वो चेलो बहुत अच्छा बजाती थी। लेकिन 5 साल पहले सिमोन को रिटायर होना पड़ा क्योंकि उसके नर्व में क्रॉनिक दर्द हुआ और अब दर्द इतना है कि वो व्हील चेयर पे ही बैठी रहती है। हालांकि सिमोन थोड़ा उठ के खड़ी हो सकती है, हल्का फुल्का चल सकती है, लेकिन इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और इसीलिए अब वो विक्स के चर्च के साथ कनेक्टेड है टू हील हरसेल्फ। सिमोन विक्स में मानती है और उसे भरोसा है कि विक्स उसे हील कर देगा। नाउ कमिंग टू विक्स, उसका चर्च चलाने का अंदाज थोड़ा अलग है। वो चर्च में हर न्यू कमर के कन्फेशन को सुन के उस पे पब्लिकली बोलने लग जाता है। आई मीन किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, लेकिन लोगों के बारे में गंदी हर्टफुल बातें बोलता है। और यही वजह है कि चर्च में ज्यादा लोग आते नहीं हैं, क्योंकि लोग सोच के कन्फेशन करते हैं, अपनी डीपर सीक्रेट्स बताते हैं और विक्स उसे पब्लिक में उछाल के बैश करता है, जो कि ऑफ कोर्स लोगों को पसंद आएगा नहीं। विक्स का अंदाज ऐसा ही है, जहां वो लोगों के सहने की क्षमता को टेस्ट करता है, उन पे वर्बली अटैक करता है एंड इन जनरल विक्स का भाषण काफी भड़कालू और अग्रेसिव होता है। विक्स की सोच भी काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है। जड इस तरीका को सही नहीं मानता क्योंकि उसके हिसाब से क्राइस्ट अटैक नहीं करते बल्कि हील करते हैं और सारे प्रीस्ट को वही रास्ता फॉलो करना चाहिए। ऐसे में जड एक दिन चर्च के कोर ग्रुप को, यानी वही लोग जिनको मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, उन्हें अपने साथ बात करने बुलाता है और ये चीज किसी को पसंद नहीं आती, इंक्लूडिंग मार्था। सब कहने लगते हैं कि जड विक्स के खिलाफ जा रहा है और विक्स के कोर ग्रुप को भड़का रहा है। मार्था जड पे सबसे ज्यादा भड़कती है और बातों बातों में जड कहता है कि अगर मार्था को विक्स पे इतना ही भरोसा है तो अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट को विक्स के साथ शेयर क्यों नहीं करती। ये सुन के मार्था अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उसी वक्त विक्स के पास जाती है और अपनी एक डीपेस्ट सीक्रेट उससे शेयर कर देती है, मतलब कन्फेशन करती है। हम देखते हैं कि ये सीक्रेट सुन के विक्स काफी हिल गए थे। खैर, विक्स अपना रेगुलर खेल खेल ही रहे थे, जहां वो जड के सामने कुछ गंदे कन्फेशंस करके उसे भड़काते रहते थे और जड भी कहने लग गया था कि कैसे वो विक्स के तौर तरीकों को सही नहीं मानता। ऐसे में विक्स एक दिन जड को पंच भी करते हैं और वो फिर से नए तौर तरीकों को लेके भड़कीली बातें बोलते हैं। हम ये भी समझ पाते हैं कि साई हमेशा अपने फोन में रिकॉर्डिंग्स करता रहता है, मतलब विक्स के स्पीच को रिकॉर्ड करता है और ये भड़कीला भाषण वो यूट्यूब पे डालता है फॉर हिज पॉलिटिकल मोटिव्स। उसका अपना एक यूट्यूब चैनल है, ऑल्दो उस चैनल पे या उसके वीडियोस पे उसे 100 व्यूज भी ढंग से नहीं आते हैं। खैर, उस रात विक्स अपने कोर ग्रुप को बुलाकर कुछ तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे जब जड वहां पहुंचते हैं। जड के आते सभी लोग जड को घूर के देखते हैं और विक्स जड पे एक किताब फेंकता है। जड को ऐसा लगता है कि सब उसके अगेंस्ट ही बात कर रहे थे और ऐसे में जड यहाँ अकेला फील करने लग गया था। वो तुरंत लोकल बार में जाता है और वहां के लैंप से वुल्फ शेप का एक हुक होता है ना, हेड, वो निकालता है। देन वो वापस चर्च पे जाता है और ये वुल्फ हेड जो था वो चर्च
चर्च पे फेंकता है, जिससे चर्च का एक शीशा टूट जाता है। खैर अगले दिन चर्च में विक्स अपने कोर ग्रुप के सामने अपना भाषण देते हैं, जिसके बाद जड पोडियम पे कुछ बोलने जाता है। तभी जड को विक्स के गिरने की आवाज आती है और जड पाता है कि स्टेज के बगल वाले स्मॉल क्लोजेट रूम में ही विक्स गिरे पड़े थे। जड तुरंत वहां जाता है और वो पाता है कि विक्स खून से लथपथ थे। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट विक्स के बैक में एक चाकू से मारा गया था और उसका हेड वही वुल्फ हेड हुक था जो कि पिछली रात जड चर्च में फेंका था। जस्ट दैट इसका कलर लाल हो चुका था। विक्स खत्म हो चुके थे और ये देख सभी का शक सीधा जड पे जाता है, क्योंकि स्टेज पे सिर्फ विक्स और जड थे। इनफैक्ट जिस छोटे क्लोजेट रूम में विक्स खत्म हुए थे उसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहाँ कोई और था ही नहीं। जड और विक्स की बनती भी नहीं थी, तो सब तुरंत जड को ब्लेम करते हैं कि वही विक्स के साथ कुछ तो किया है। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस चीफ जेराल्डीन अपनी टीम के साथ आती हैं और उनका भी कंक्लूजन था कि ये जड के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त स्टेज और क्लोजेट रूम के पास सिर्फ जड ही विक्स के साथ था और चर्च में बाकी लोग थे वो क्लियरली देखे कि बाकी कोई वहां था ही नहीं। जड कहता है कि वो विक्स को खत्म नहीं किया है और ऐसे में एंट्री होती है बेनुआ ब्लांक की, जो कि एज डिटेक्टिव इस केस को लेते हैं। ब्लांक जड से पहले एक नॉर्मल इंसान की तरह चर्च में मिलते हैं, जिससे वो कंफर्म कर लेते हैं कि जड के अंदर बहुत ज्यादा गम है, यानी कि वो विक्स को खत्म तो नहीं किया है। तो अब ये पता लगाना है कि आखिर ये इम्पॉसिबल कत्ल किया कैसे गया और ये किसने किया। ब्लांक जड के साथ इस पे काम करते हैं और सबसे पहले विक्स की बॉडी को चेक किया जाता है। देन ब्लांक और जड उस बार में जाते हैं जहां से जड वो वुल्फ हेड निकाला था और वहां बार की पुरानी फोटो और करंट कंडीशन को कंपेयर करके ब्लांक को कुछ तो खास दिखता है जो कि बाकी नोटिस नहीं कर पाते। अब ब्लांक को क्या दिखा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर नाउ बार वाला कहता है कि ये वुल्फ हेड लाल कैसे हो गया, मतलब जो पुलिस लेके आई थी, जो पुलिस के हिरासत में थी, वो वुल्फ हेड। फॉर नाउ ब्लांक सोच रहे होते हैं कि अगर जड कातिल नहीं है तो ये क्राइम लिटरली इम्पॉसिबल प्रतीत होता है, जैसे किताब हॉलो मैन में हुआ था। यहाँ की सिचुएशन वैसे ही थी। ये सुन के फादर जड कहते हैं कि मार्था और बाकी कोर मेंबर्स एक्चुअली एक बुक क्लब में पार्टिसिपेट करती हैं और वहाँ कुछ डिटेक्टिव नॉवेल्स रीड किए जाते हैं। ब्लांक तुरंत इन नॉवेल्स की लिस्ट निकलवाते हैं जड से, जिसमें काफी जाने माने डिटेक्टिव नॉवेल्स थे, जैसे कि द हॉलो मैन, हुज बॉडी, The Murders in the Rue Morgue, The Murder of Roger Ackroyd, The Murder at the Vicarage। बेसिकली इन किताबों को पढ़ना इज लाइक अ सिलेबस जिसे पढ़ के कोई भी कत्ल करने की तैयारी कर सकता है। इसके बाद ब्लांक चर्च में उस स्पॉट पे जाते हैं जहां कत्ल हुआ था और वो 3 पॉसिबिलिटीज बताते हैं। पहला कि विक्स को किसी डिवाइस की मदद से मारा गया है, मतलब कि जैसे तीर छोड़ा जाता है ना कमान से, वैसा ही कुछ रिमोट ऑपरेटेड डिवाइस होगा जो कि चाकू को लॉन्च किया होगा और वो विक्स को लग गया होगा। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, वरना कोई तो चाकू को हवा में विक्स तक जाते देख लेता। वहां ऑडियंस में कई लोग बैठे थे। सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि विक्स को क्लोजेट के अंदर खत्म किया गया, लेकिन क्लोजेट में आने जाने का सिर्फ एक रास्ता था एंड सीसीटीवी फुटेज कंफर्म्स कि कोई अंदर बाहर गया ही नहीं, मतलब बाहर के एरिया को तो सीसीटीवी कवर कर ही रही थी। सो थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि चाकू पहले से ही क्लोजेट में छिपाया गया था, जिसे एक रिमोट से ट्रिगर किया गया, सम सॉर्ट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट। उसी से विक्स की मौत हुई और यही शायद पॉसिबिलिटी है, वरना हमें फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाना होगा जहां शायद जड ही विक्स को खत्म किया है और सारा नाटक कर रहा है। वैसे यहाँ चीफ जेराल्डीन बताती हैं कि क्लोजेट के अंदर कुछ छोटे पतले रेड थ्रेड्स मिले थे। खैर इसके बाद जड सीधा सैम के पास जाते हैं जहां जड थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि मार्था और बाकी कोर मेंबर्स उसे ही कातिल मान रहे थे। सैम बताता है कि कत्ल के वक्त उसकी एक गेम ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही थी जिसे वो टेप कर लिया है। ये सुन के जड सोचता है कि अगर थर्ड पॉसिबिलिटीज है जहां कत्ल एक रेडियो सिग्नल कंट्रोल्ड रिमोट डिवाइस से किया गया है, तो वो रेडियो सिग्नल सैम के वीसीआर टेपिंग से इंटरफेयर करा होगा और उस पॉइंट पे फुटेज थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई होगी। बस फिर क्या था, जड उसके टेप को लेके जाते हैं और वाकई में एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे टेप में डिस्टर्बेंस थी। इस टेप की टाइमिंग साई के फुटेज की टाइमिंग से मिलाया जाता है। साई एक्चुअली कत्ल वाले दिन चर्च में रिकॉर्डिंग कर रहा था ऑफ द एंटायर सेशन, तो वहां भी कुछ टाइम स्टैम्प्स थे। तो जब ये दोनों टाइम स्टैम्प्स मिलाया जाता है तो इससे पता चलता है कि रेडियो सिग्नल कंट्रोल्ड रिमोट डिवाइस को विक्स के खत्म होने के थोड़ी देर बाद ट्रिगर किया गया था, लाइक कुछ सेकंड्स बाद। ना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर चाकू इसी डिवाइस से लॉन्च किया गया था तो विक्स पहले कैसे खत्म हुए और सिग्नल उनके खत्म होने के कुछ सेकंड बाद क्यों आया। इस डिस्कवरी से केस और भी उलझ जाती है। इस पॉइंट पे ब्लांक जड को कत्ल वाले दिन की सारी डिटेल्स एक डायरी में लिखने कहते हैं। जड ऐसा ही करते हैं और ब्लांक डायरी को एकदम ध्यान से पढ़ते हैं। फिर एकदम से वो जड से पूछने लगते हैं कि तुमने विक्स को क्यों मारा। ये सुनते जड थोड़ा शॉक्ड होता है और ब्लांक रिवील करते हैं कि कत्ल वाले दिन जब पुलिस आ रही थी तब जड सबसे लास्ट चर्च से निकले थे, यानी जड सबके बाहर जाने के बाद भी विक्स की लाश के साथ अंदर अकेले थे। तो आखिर वो विक्स के साथ अकेले क्या कर रहे थे? जरूर वो कुछ छिपा रहे थे। इस पॉइंट पे जड कहते हैं कि वो एक्चुअली विक्स के दारू का बॉटल या फ्लास्क लेने गए थे। क्यों?
क्योंकि विक्स सैम से कहते थे कि वो पीना छोड़ दिए हैं और इसी भरोसे सैम भी नहीं पीता है। अगर सैम को पता लगता कि विक्स के खत्म होने वाले स्पॉट पे दारू का फ्लास्क मिला जिसमें से विक्स पी रहे थे, तो सैम का भी हिम्मत टूट जाता और वो पीना शुरू कर देता। इसलिए जज जब विक्स की लाश देखे तो वो पहले फ्लास्क डोर के पीछे छिपा दिए, देन बाद में जाके उसे ले आए। इससे सैम को या किसी को भी पता नहीं लगेगा कि विक्स अब भी पीते थे। तो हाँ, कहीं ना कहीं सैम इससे बच जाएगा, सैम का फेथ अब भी रह जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि खत्म होने से पहले विक्स अपने फ्लास्क से दारू पिए थे। एंड दिस आल्सो प्रूव्स कि जड एक्चुअली में एक अच्छे प्रीस्ट हैं जो कि बिलीवर्स के लिए केयर करते हैं। एट दिस पॉइंट ब्लांक जड को वो फ्लास्क दिखाने कहते हैं, लेकिन दोस्तों वो फ्लास्क जड के कमरे से गायब हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कातिल उस फ्लास्क को ढूंढने जड के कमरे में ब्रेक इन किया और हो ना हो कत्ल में उस फ्लास्क का इस्तेमाल जरूर किया गया है। खैर, अगले दिन क्रिप्ट को खोला जाता है और विक्स की लाश को क्रिप्ट में बंद कर दिया जाता है। देन फिर से स्क्रिप्ट को लॉक किया जाता है। इस इवेंट के बाद ब्लांक को जड बाकी कोर मेंबर्स और मार्था से सवाल करने लगते हैं कि उस रात ये विक्स से क्या बात कर रहे थे जब जड आया था और विक्स उस पे किताब फेंका था। सब बात घुमाने लगते हैं कि तभी साई आता है और वो कहता है कि वो पूरा सेशन रिकॉर्ड किया है जो कि वो ब्लांक और जड को दिखा सकता है। ये सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और ब्लांक एंड जड तुरंत साई को एक कमरे में ले जाते हैं और कमरे को अंदर से लॉक करते हैं। देन ये लोग फुटेज देखना शुरू करते हैं, वहीं बाकी लोग दरवाजा पीट रहे थे। तो विक्स के उस मीटिंग में काफी खतरनाक बातें हुई थी। शुरुआत होती है वेरा से, जो कि उस मीटिंग में रिवील करती है कि साई एक्चुअली में विक्स का बेटा है जिसे आज तक वो पाल रही थी। जी हाँ दोस्तों, विक्स जो कि अपनी माँ ग्रेस के चरित्र तक के बारे में गंदी बातें बोलता था, उसका खुद का एक बेटा है हु इज नन अदर देन साई। वेरा को ये बात एक फर्म द्वारा मालूम पड़ा जहाँ विक्स साइन किए थे कि साई के बायोलॉजिकल फादर वही हैं। इस बात पे ग्रुप में झगड़ा शुरू होता है, लेकिन वेरा के अलावा सभी काइंड ऑफ अब भी विक्स के ही पक्ष में थे। इनकी बहस को सुन के विक्स कहते हैं कि आज से ठीक एक हफ्ते बाद जब ईस्टर संडे आएगा तब वो स्टेप डाउन कर जाएंगे और चर्च तक को बंद कर देंगे, लेकिन उससे पहले वो सभी कोर मेंबर्स को दुनिया के सामने एक्सपोज कर देंगे। लाइक वो रिवील कर देंगे कि डॉक्टर नैट इतना दारू पीने लग गए हैं कि अब वो नशे की हालत में अपने क्लिनिक जाते हैं। ये बात जब लोगों को पता चलेगी तो वो तो खुश होंगे ही नहीं और उनका लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया जा सकता है। दिल्ली जो किताब विक्स पे लिख रहा है वो तलवे चाटने वाला काम कर रहा है जिसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है, मतलब किताब में कुछ खास है नहीं। वो ये बात कम्युनिटी में और बुक पब्लिशिंग वर्ल्ड में फैला देंगे जिससे ली की किताब कभी छपेगी ही नहीं, ना ही उसका करियर बचेगा। देन विक्स सिमोन से कहते हैं कि तुम फेथलेस हो और मैं तुम्हारे जैसे फेथलेस लोगों को हील नहीं कर सकता। तुम्हारा जो नर्व डैमेज है वो कभी ठीक होगा ही नहीं। विक्स वेरा तक को कहते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हें देख के प्राउड फील नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, विक्स यहाँ सबको धमकी दे रहे थे, सबको गुस्सा दिला रहे थे। इसी मोमेंट पे दोस्तों यहाँ फादर जड एंटर करे थे जब विक्स उस पे किताब फेंक दिए थे और फादर जड यहाँ से भागे थे। सो इफ यू सी, इस कोर ग्रुप में कईयों के पास सॉलिड मोटिव था कि वो विक्स को खत्म कर दे। नाउ प्रेजेंट में जड साई से पूछता है कि आखिर विक्स अपने कोर ग्रुप को ही क्यों धमकाए और साई कहता है कि उन्हें साई ही ऐसा करने को कहा था। साई को जब पता लगा कि विक्स उसके पिता हैं, मतलब इस मीटिंग से कुछ ही घंटे पहले साई को पता लगा था, तो साई विक्स से मिलने गया और वो प्लान किया कि वो विक्स के साथ मिलके, मतलब अपने पिता के साथ मिलके एक पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा करेगा जिसके फेस विक्स ही होंगे। और क्योंकि विक्स भाषण देने में तो तेज है ही, खास करके वो भड़कीला भाषण बहुत अच्छा देते हैं, तो शायद लोग उनसे कनेक्ट करें और विक्स फ्यूचर में देश के प्रेसिडेंट तक बन जाए। इफ इन्हें इस पाथ पे चलना है तो विक्स को ये जो कोर ग्रुप है ना उसे अपने आप से अलग करना होगा, क्योंकि ये कोर ग्रुप सिर्फ लीचेस की तरह है जो कि विक्स को स्लो डाउन करेंगे, इसलिए इन्हें भड़का के दूर करना बेहतर है। यही वजह है दोस्तों कि विक्स उस रात अपने कोर ग्रुप के सभी मेंबर्स को भड़का रहे थे, खुद भी स्टेप डाउन करने की बात कर रहे थे। बट द क्वेश्चन हियर इज कि अगर विक्स पॉलिटिक्स में साई के साथ जाते हैं तो उनके पॉलिटिकल मोटिव को फंड कौन करेगा? वेल, इस पे विक्स कहते हैं कि उन्हें अपने दादाजी प्रिंटिस का फॉर्चून मिल गया था जिससे पूरा पॉलिटिकल कैंपेन आराम से फंड हो जाएगा। साई बताता है कि अब तो विक्स खत्म हो गए, लेकिन प्रिंटिस के खजाने के बारे में वो साई को कुछ भी नहीं बताए थे, वो बस कुछ ईव्स एप्पल बोलते रहते थे। और दोस्तों इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि साई यहाँ जड और ब्लांक की इसलिए मदद कर रहा है ताकि उसे प्रिंटिस की छुपाई दौलत मिल सके। मतलब ब्लांक एक अच्छा डिटेक्टिव है ना, वो शायद इसे खोज लेगा। इनफैक्ट साई कहता भी है कि ब्लांक मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा, तुम बस उस चीज को खोज लो। बात यहाँ $80 मिलियन की हो रही है दोस्तों। और हाँ, इस पॉइंट पे साई और वेरा की रिलेशनशिप ऑलमोस्ट बिखर चुकी है। खैर, साई के जाते जड और ब्लांक तुरंत उस बॉक्स को उठाते हैं जिसपे दूसरे लैंग्वेज में ईव्स एप्पल लिखा था, और ये दोनों बॉक्स को पूरा खोल देते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये बॉक्स ऐसा लग रहा था मानो इसके अंदर कुछ फैंसी चीज रख के डिलीवर करी गई हो। ऑल्दो बॉक्स के अंदर कुछ अभी तो था नहीं, लिटरली ये लोग बॉक्स को तोड़ चुके थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसी खोजबीन के दौरान जड को एक रिसीट मिलता है जिसमें क्रिप्ट को खोलने वाले बरियल इक्विपमेंट्स का ऑर्डर के डिटेल्स थे। शॉकिंगली ये
ऑर्डर विक्स के खत्म होने के पहले ही किया गया था, यानी कि शायद कातिल जानता था कि विक्स एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म किए जाएंगे। तभी तो बरियल इक्विपमेंट्स पहले से ही ऑर्डर किए गए थे ताकि क्रिप्ट को खोला जा सके, या फिर यहाँ कुछ और राज है। जड तुरंत उस इक्विपमेंट वाली कंपनी को फोन लगा के इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऑर्डर कौन प्लेस किया था। कंपनी से लुइस फोन उठाती है जो कि बताती है कि वो डिटेल्स फाइंड आउट करके शाम तक बताएगी। बात के दौरान ही लुइस फादर जड के साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करने लगती है, क्योंकि फादर जड चर्च के प्रीस्ट हैं और फादर जड कॉल पे ही लुइस की काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। काफी देर बातचीत करने के बाद फादर जड ब्लांक से कहते हैं कि वो अब इस केस को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनका काम केस सॉल्व करना नहीं, रादर लोगों की मदद करना है। ब्लांक जड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जड यहाँ से निकल लेते हैं। जड के जाते चीफ जेराल्डीन आती है जो कि कहती है कि इस केस को हमने जल्द ही निपटाना होगा, और अब तक फादर जड ही प्राइम सस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि वही विक्स के साथ क्लोजेट में अकेले गए थे और वही विक्स को खत्म किए होंगे। दूसरी तरफ फादर जड चर्च के क्रिप्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जहां एकदम से वो देखते हैं कि क्रिप्ट टूटता है और अंदर से विक्स निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जड को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता और तभी एक दूसरा बंदा लालटेन लिए आता है। देन विक्स जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ विक्स और उस लैंटर्न लिए बंदे के बीच हाथापाई हो जाती है। जड दौड़ते हुए लड़ाई रोकने जाते हैं और ये सब पास के जंगल वाले एरिया में हो रहा था। वहाँ जड फिसल के गिरते हैं। जैसे ही जड जंगल के अंदर जाते हैं, कोई तो उन्हें मुक्का मारता है और आगे जड को सिर्फ फ्लैशेस दिखती हैं जहाँ विक्स थे और जड के हाथ में चाकू था। जड बेहोश हो जाते हैं और जब जड की आंख खुलती है तो उनके हाथ में चाकू था और उसी चाकू से सैम को खत्म किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे जड को लगने लगता है कि शायद वही सैम को खत्म किए हैं और ऐसे में जड भागते हैं। थोड़ी देर बाद इस स्पॉट पे ब्लांक और चीफ जेराल्डीन आती हैं और वो सैम को खत्म पाते हैं। ये लोग टूटे हुए क्रिप्ट को देखते हैं और तभी मार्था आती है जो कि मिरेकल करने लगती है, क्योंकि देखा जाए तो विक्स खत्म होके वापस उठ गए थे। लेकिन तुरंत मार्था को पता लगता है कि इस सब कमोशन में समहाउ सैम खत्म हो गया है और ये पता लगते मार्था काफी रोती है। पुलिस भी अब तक जड को ढूंढने लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ जड भाग रहे थे जब उन्हें लुइस का कॉल आता है जो बताती है कि क्रिप्ट को खोलने वाली इक्विपमेंट का ऑर्डर विक्स खुद दिए थे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि विक्स को क्या पता था कि वो खत्म होंगे और खत्म होके वापस जिंदा भी हो जाएंगे, तभी तो वो खुद से खुद को दफनाने के लिए क्रिप्ट खुलवाने का ऑर्डर दिए थे। इस पॉइंट तक कोर ग्रुप में भी सबको पता लग गया था कि विक्स वापस जिंदा हो गए हैं और सभी शॉक में थे। पैरेलल में ब्लांक पुलिस स्टेशन में क्रिप्ट के पास वाले कैमरा का फुटेज चेक करवाते हैं, जिसमें थोड़ी ब्लरी सी फुटेज थी और हम देख पा रहे थे कि विक्स ही क्रिप्ट को तोड़ के निकले थे। देन वो जंगल की तरफ गए थे। अब जंगल के अंदर की रिकॉर्डिंग तो कैमरा कर नहीं पाया, और हाँ, ये कैमरा तभी रिकॉर्ड करता था जब कुछ एक्टिविटी होती थी। ओवरऑल कैमरे के ब्लरी फुटेज से एक बात तो क्लियर था कि विक्स वापस से अंदर से निकले हैं क्रिप्ट के, और यहाँ एक और बंदा था जो कि काला कलर का ड्रेस पहने हुए था, लैंटर्न लिए हुए था। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ सैम कब आया और उसे कौन खत्म किया गया? क्या वो काले क्लोक वाला बंदा, लैंटर्न वाला बंदा सैम ही था? ये सब हम व्यूअर्स के दिमाग में चल ही रहा होता है कि तभी पुलिस स्टेशन में जड आते हैं जो कि अपने आप को सरेंडर करने आए थे, क्योंकि जड को लग रहा था कि उनके हाथों ही सैम खत्म हुआ है। लेकिन इससे पहले कोई पुलिस वाला जड को देखता, ब्लैंक उन्हें खींच के अपने कार में ले जाते हैं और सीधा डॉक्टर नैट के घर पे जाते हैं। नैट के घर के बेसमेंट में एक बाथ टब था जिसमें एसिड भरा हुआ था और विक्स की लाश वहां थी दोस्तों, जिनका हाथ उस एसिड वाले बाथ टब में था। एसिड को ड्रेन करने पे अंदर एक और लाश निकलती है जिसकी सिर्फ हड्डी बची थी। इस पॉइंट तक केस पूरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, लेकिन ब्लांक को पता चल चुका था कि कातिल कौन है। ब्लांक को यहाँ एक सेडेटिव की छोटी सी बोतल भी दिखती है जिसकी हाई डोज से इंसान खत्म भी हो सकता है। खैर, तो इसके बाद ब्लांक, जड, चीफ जेराल्डीन, मार्था और कोर मेंबर्स चर्च में आते हैं, जहां ब्लांक सारे राज खोलना शुरू करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि कोर मेंबर्स में से डॉक्टर नैट यहाँ नहीं थे। सो ब्लांक बताते हैं कि जिस दिन विक्स खत्म हुए थे उस दिन क्लोजेट में जाने के बाद वो खत्म नहीं हुए थे, रादर सिर्फ बेहोश हुए थे। कैसे? वेल, कोई उनके दारू वाली फ्लास्क में सेडेटिव मिला दिया था जिसे पीकर वो गिर गए। उनके गिरते फादर जड अंदर गए और वो देखते हैं कि विक्स के बैग से खून निकल रहा था। दरअसल वो विक्स का खून नहीं था, रादर रेडियो सिग्नल से ट्रिगर किया एक मैकेनिज्म था जिससे ये खून बाहर निकला, जिससे सबको लगा कि वो विक्स का खून है। मतलब पहले से वहां पे एक ऐसा मैकेनिज्म सेट किया गया था उस वुल्फ वाले हेड में कि बटन दबाने से उसके अंदर से नकली खून निकलेगा। और जहां तक बात है कि विक्स गिरे क्यों थे, तो ऑफ कोर्स वो सेडेटिव लेके बेहोश थे। तो जब जड विक्स को अंदर देखने गए थे तब तक विक्स एक्चुअली में जिंदा थे और इससे पहले जड कुछ भी चेक कर पाते, डॉक्टर नैट आके चार्ज लिए और किसी को ज्यादा चेक करने नहीं दिए। अब ब्लांक याद दिलाते हैं कि जिस बार से जड को वो वुल्फ हेड मिला था वहां वैसे 2 लैंप्स थे और दोनों पे वुल्फ हेड थे, लेकिन बाद में वहां दोनों लैंप्स के वुल्फ हेड्स गायब थे। बार वाला बोला था कि मर्डर वाला वुल्फ हेड रेड पेंटेड था जबकि ओरिजिनल वुल्फ हेड पेंटेड नहीं था। तो कातिल इस वुल्फ हेड को पेंट क्यों किया होगा? ताकि उस वुल्फ हेड को पहले से ही विक्स के गाउन में
डाल दिया जा सके। और गाउन का सीम कलर रेड था तो उसके साथ ही मैच करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तभी तो क्लोजेट के अंदर कुछ रेड थ्रेड्स भी मिले थे, क्योंकि इन्हीं थ्रेड से उस हेड को गाउन के अंदर सिला गया होगा। तो हाँ, इस तरह से आप समझ गए कि कैसे विक्स को बेहोश किया गया, देन कैसे उस हेड के अंदर से खून वहां निकाला गया एक रेडियो सिग्नल, एक रिमोट डिवाइस की मदद से। इस पॉइंट पे विक्स बेहोश पड़े हैं और सबका ध्यान इधर उधर हो रहा है, तो डॉक्टर नैट सबको इधर उधर करते हैं और वो सिला हुआ वुल्फ हेड हटा लेते हैं। उसी से वहां पे रेड थ्रेड्स मिले थे जो कि टूट के निकल गए होंगे। देन नैट ही चाकू से विक्स को खत्म किए उसके बाद, और फिर वुल्फ हेड चाकू में लगा के वहां से निकल लिए। इसलिए दोस्तों, जब रेडियो सिग्नल को टाइम स्टैम्प से कंपेयर किया गया था तो ये सिग्नल विक्स के गिरने के कुछ देर बाद का था, क्योंकि रेडियो सिग्नल से नकली खून निकालने का काम किया गया था, ना कि चाकू चलाने का। प्लान में बस प्रॉब्लम ये हुआ कि नैट को अब विक्स का दारू वाला फ्लास्क भी निकालना था, मतलब जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। लेकिन उस फ्लास्क को तो जड पहले ही डोर के पीछे छिपा दिए थे। जड इसे क्यों छिपाए थे वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, और बाद में जड वापस जाके इस फ्लास्क को ले लिए। इसलिए जड के रूम से इस फ्लास्क को कातिल बाद में निकाला, क्योंकि काइंड ऑफ ये एक क्लू था। ओवरऑल ब्लांक यहाँ सबको क्लियरली बता देते हैं कि विक्स का इम्पॉसिबल कत्ल कैसे पॉसिबल किया गया था, और ये कत्ल और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर नैट ही किया था। बट द क्वेश्चन इज कि अगर कातिल डॉक्टर नैट है तो फिलहाल वो कहाँ है? देन वो क्यों विक्स को मारे, और विक्स वापस कैसे जिंदा हुए? देन जिंदा होके वापस खत्म भी कैसे हो गए? और फिर सैम को कौन मारा? देखो, बहुत सारे सवाल है, और ये सवाल सुन के ब्लॉन्क ऐसे एक्ट करते हैं एज इफ उन्हें इन सवालों का जवाब नहीं पता। लेकिन दोस्तों, उन्हें सब कुछ पता था। इनफैक्ट वो मार्था की तरफ देखते हैं। साई ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और वो काइंड ऑफ खुश होता है, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन में कह पाएगा कि विक्स रिजरेक्ट हो गए हैं एंड ऑल दैट। ली को भी अपने किताब के लिए सॉलिड मटेरियल मिल गया था। सबके अलग रिएक्शंस थे, और सबके जाने के बाद मार्था ब्लॉन्क के पास आती है और वो फाइनली रिवील करती है कि ये सब कुछ उसका प्लान था। ऑफ कोर्स ब्लॉन्क को तो ये पता ही था, स्टिल मार्था यहाँ कन्फेशन देती है इन फ्रंट ऑफ फादर जड। तो कहानी तब से शुरू होती है जब प्रिंटिस जिंदा थे और मार्था छोटी बच्ची थी। प्रिंटिस अपने जायदाद की एक फूटी कौड़ी अपनी बेटी ग्रेस को नहीं देना चाहते थे, और इसके लिए वो एक प्लान बनाए। वो अपनी पूरी वेल्थ को एक जगह एकत्रित करते हैं और उससे एक बड़ा सा डायमंड बनवा लिए। और ये डायमंड दोस्तों उसी बॉक्स में आया था, वो जो ईव्स एप्पल वाला बॉक्स था। और उस बॉक्स को देख के ब्लॉन्क समझ गए थे कि इसके अंदर ही वो डायमंड आया होगा, और वही शायद खजाना है। एनीवेज, तो जब प्रिंटिस को ये डायमंड मिला तो वो अपने लास्ट कम्युनियन के टाइम इस डायमंड को निगल लिए थे, जिससे वो खत्म हो गए। क्यों निगल गए? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका खजाना किसी के भी हाथ लगे। अब ये डायमंड के निगल लेने वाली बात सिर्फ मार्था को पता थी, क्योंकि प्रिंटिस ये सब उसके सामने ही किए थे। मार्था एक काफी रिलीजियस बच्ची थी, और वो प्रण ले लेती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। मीनवाइल ग्रेस को पता लगा कि उसके नाम 1 रुपया भी नहीं आया, तो वो आग बबूला हो गई। लेकिन ग्रेस वो ईव्स एप्पल वाला बॉक्स डिजाइन को देख के समझ गई थी कि जरूर प्रिंटिस अपना पूरा पैसा इस्तेमाल करके एक डायमंड बनवाए होंगे। उसी डायमंड को खोजते हुए ग्रेस पूरे चर्च को तोड़फोड़ करी थी, क्योंकि वो गुस्सा होकर तोड़फोड़ नहीं कर रही थी, रादर वो डायमंड खोज रही थी। बच्ची मार्था उस रात ग्रेस के कान में बोली थी कि ग्रेस को कभी भी डायमंड नहीं मिलेगा, और मार्था को पता है कि प्रिंटिस डायमंड को कहाँ छिपाए हैं। यही सुन के ग्रेस छोटी मार्था पे हमला की थी। खैर, इसके बाद ग्रेस खत्म हो गई और प्रिंटिस की बॉडी को क्रिप्ट में डाल दिया गया, जहाँ उनका बॉडी डिके हुआ और डायमंड उनके शरीर के अंदर ही क्रिप्ट के अंदर अब तक बंद था। ये सीक्रेट इतने सालों तक सीक्रेट रहा अंटिल उस दिन तक जब जड मार्था को कन्फेस करने के लिए चैलेंज किया टू विक्स। जोश जोश में मार्था अपना डीपेस्ट सीक्रेट विक्स को बता दी, यानी विक्स को डायमंड के बारे में पता चल गया। मार्था को लगता था कि भले विक्स थोड़े सनकी हैं, लेकिन वो एक अच्छे प्रीस्ट हैं। लेकिन दोस्तों, विक्स खुद लालची निकले, और डायमंड का पता लगते वो प्लान करने लगे कि वो क्रिप्ट खुलवा के डायमंड निकाल लेंगे। इसलिए तो वो क्रिप्ट खुलवाने के लिए इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर दिए थे। देखा जाए तो प्रिंटिस की बात सही हुई कि ये कर्स्ड खजाना था, जिससे किसी का भी ईमान हिल सकता था। तभी मार्था प्लान की कि वो विक्स को निपटा देगी। मार्था सोची कि वो खुद पहले उस डायमंड को चुरा लेगी और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी, यानी कहीं फेंक देगी, ताकि कोई भी इस डायमंड को कभी ले ही ना सके, क्योंकि ये डायमंड लोगों को करप्ट करता है। वो एक ऐसा प्लान बनाई जिससे विक्स का खत्म होना होली मिस्ट्री बन जाए, जिसे कोई सॉल्व ही ना कर पाए। सो विक्स को खत्म करने के लिए वो डॉक्टर नैट की मदद ली। मार्था विक्स को वो गाउन पहनाई जिसमें वो वुल्फ हेड सिला हुआ था। एंड देन कत्ल कैसे हुआ ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। आगे के प्लान में क्रिप्ट के अंदर विक्स की लाश की जगह मार्था अपने लवर सैम को डाली, जो कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। सैम की मेकअप और ड्रेस बिल्कुल विक्स जैसी करी गई, और प्लान ये था कि देर रात सैम उठेगा, डायमंड निकाल लेगा, फिर क्रिप्ट को अंदर से तोड़ के, मतलब उस खास जगह पे पुश करके तोड़ेगा, बाहर निकलेगा। और मार्था को पता था कि वहां एक कैमरा है जो कि मोशन को कैप्चर करता है, थोड़ी ब्लरी फुटेज आती है, तो इसमें ये सब चीज कैप्चर भी हो जाएगा और हम कह पाएंगे कि विक्स रिजरेक्ट हो गया। नाउ सैम जो कि विक्स के रूप में था, उसके सामने हम एक ब्लैक क्लोक और लैंटर्न लिए आदमी को भी देखे थे। वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर नैट था, जिसे कैमरे में देख के ऐसा लगेगा कि वहां सैम था इन ब्लैक क्लोक, क्योंकि कैमरे में फेसेस तो दिख नहीं रहे थे। और फिर सैम बाद में बोलेगा कि हाँ, मैंने विक्स को जिंदा होते देखा है। लेकिन दोस्तों,
यहीं पे मार्था का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हुआ। दरअसल डायमंड देख के नैट करप्ट हो गया और वो सैम को खत्म कर दिया ताकि वो खुद डायमंड लेके उसे बेच ले। नैट सोचता है कि मार्था तो डायमंड को फेंक देगी, ये बर्बाद हो जाएगा, क्यों ना मैं ही से रख लूं, इससे मैं ही सारे पैसे कमा लूं, क्योंकि जो पैसा आएगा उससे नैट काफी अमीर बन जाएगा और उसके अमीर बनने के बाद शायद उसकी जो वाइफ थी वो उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। तभी सबके दौरान जड वहां आ गया था जो कि अगेन प्लान के विपरीत हो गया। नैट जड को पंच करके बेहोश कर दिया और उसे ऐसे सुला दिया एज इफ जड ही सैम को खत्म किया होगा। यहाँ सैम अपने कपड़े बदल भी लिया था, अपने ओरिजिनल क्लोथ्स में था, खत्म भी हो चुका था सैम जिसे नैट ही मारा, लेकिन जड को ऐसा लगा कि वो सैम को खत्म किया। नाउ जब मार्था को पता लगा कि सैम खत्म हो चुका है तो वो समझ गई कि नैट मार्था को धोखा दे दिया है और धोखा देने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो डायमंड जो कि लोगों को करप्ट करता है। ऐसे में मार्था नैट के घर गई और वहां नैट ऐसे एक्ट किया एज इफ वो कुछ किया ही नहीं है। नैट मार्था को कॉफी ऑफर किया और उसकी कॉफी में सेडेटिव ज्यादा मात्रा में मिला दिया जिससे मार्था भी खत्म हो जाए, लेकिन मार्था चालाकी से कॉफी स्विच कर दी जिससे नैट खुद ही अपनी जहरीली कॉफी पी गया। फिर मार्था वहां बेसमेंट में टब के अंदर एसिड डाली जिसके अंदर वो ना सिर्फ नैट के शरीर को गला दी बल्कि वो विक्स के शरीर का हाथ भी टब में डाल दी। सो यस, इस तरह से मार्था ये पूरा खेल प्लान की थी। ये सब कन्फेस करके मार्था वहीं गिर जाती है क्योंकि वो खुद सेडेटिव ले ली थी जिससे वो खत्म होने वाली थी। मार्था को पता था कि वो गलत करी है और वो भगवान से माफी भी मांगती है। देन वो खत्म हो जाती है और मार्था के खत्म होते उसके हाथ से वो डायमंड गिरता है। इस डायमंड को देख ब्लांक को जड के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, लेकिन ब्लांक तुरंत अपना मुंह फेर लेता है। यहाँ सीन कट होता है और कहानी 1 साल बाद की आती है। इस 1 साल में चर्च बंद रहा, लेकिन अब चर्च वापस री ओपन हो रहा है जिसे जड चलाएंगे। ली विक्स वाली किताब लिख दिया है जो कि काफी सक्सेसफुल हुई है, लेकिन इस नए बुक के फैंस सिर्फ बूढ़े लोग हैं। वहीं वेरा नई लाइफ स्टार्ट कर रही है इन अ न्यू सिटी। सिमोन एक्सेप्ट कर ली है कि शायद वो हील नहीं करेगी, स्टिल अब वो अपने पेन के थ्रू ही वापस चलो बजाने लगी है। वहीं साई जड और ब्लैंक के पीछे पड़ गया है क्योंकि साई को लगता है कि इन्हें प्रेंटिस के खजाने के बारे में पता है, लेकिन जड और ब्लैंक उसे कुछ बताते ही नहीं। साई इन्हें लीगली थ्रेटन कर रहा है, वो बार बार चर्च प्रेमिस को सर्च करवाता है, लेकिन उसे डायमंड या फिर किसी भी तरह का खजाना नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि फाइनली जड एक क्रॉस खुद से कार्व करके चर्च में लगाते हैं और दोस्तों इसी क्रॉस के अंदर वो डायमंड जड छुपा के रख दिए हैं। यहीं पे वेक अप डेड मैन फिल्म खत्म हो जाती है जो कि एक नाइव्स आउट मिस्ट्री है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की पूरी कहानी और स्टोरी यहाँ ऑलरेडी पूरी तरह से कवर्ड है। स्टिल मैं अब कुछ एडिशनल डिटेल्स पे बातें करूंगा। अगर हम इस फिल्म की कोर थीम की बात करें तो रियान जॉनसन ने एक बार फिर दिखाया है कि कैसे ग्रीड यानी लालच किसी भी इंसान के मोरल कंपस को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। लालच में ही ग्रेस, नैट, विक्स सब गलत रास्ते पे चले और खत्म हो गए। लेकिन इफ यू नोटिस मार्था का कैरेक्टर यहाँ सबसे कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो एक डिवाउट चर्च लेडी के रूप में दिखाई गई है। उसका मोटिव पैसा बिल्कुल नहीं था बल्कि एक तरह का रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। मार्था को लगता था कि वही एक ऐसे इंसान है जो प्रेंटिस के उस होली फॉर्चून की हिफाजत कर सकती है। उसके हिसाब से अगर कोई प्रेंटिस के डायमंड के पीछे जाता है तो ये सिर्फ एक लालच नहीं बल्कि सैक्रिलेज यानी अपराध था। मार्था ने जब विक्स को खत्म करने का प्लान बनाया तो वो अपने आप को एक कातिल नहीं बल्कि एक प्यूरिफायर समझ रही थी जो चर्च को करप्शन से बचा रही है। लेकिन आयरनी ये है कि उस डायमंड को बचाने के चक्कर में उसने अपने सबसे वफादार साथी सैम को खो दिया और खुद भी उसी लालच की भेंट चढ़ गई जिसे वो ईव्स एप्पल कहती थी। ये थियरी काफी स्ट्रॉन्ग है कि मार्था का डाउनफॉल तभी शुरू हो गया जब उसने छोटी उम्र में वो सीक्रेट अपने पास रखा, क्योंकि भले लोगों के लिए वो डायमंड बहुत ही फॉरबिडन फ्रूट था जो कि उन्हें करप्ट करता था, लेकिन मार्था के लिए डायमंड कुछ नहीं था। मार्था के लिए जो सीक्रेट था डायमंड का वो फॉरबिडन फ्रूट बन गया था और यही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसे अंदर से खत्म कर दिया। फिल्म के इम्पॉसिबल मर्डर सेटअप को अगर एनालाइज करें तो ये तो हॉलो मैन के नोवेल से काफी इंस्पायर्ड लगता है जिसे मैंने वीडियो में मेंशन भी किया है। विक्स डायमंड के पैसे का इस्तेमाल करके साई के साथ पॉलिटिक्स में घुसना चाह रहे थे और विक्स की सोच बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थी जो कि कई लोगों को अट्रैक्ट करती भी। तभी तो विक्स एक हफ्ते में ही चर्च बंद करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मार्था उसे खत्म कर दी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक थ्योरी काफी पॉपुलर है कि फादर जड का बॉक्सिंग बैकग्राउंड सिर्फ एक कैरेक्टर ट्रेट नहीं था बल्कि वो उनके इनर स्ट्रगल को दिखाता है। एक तरफ फिजिकल वायलेंस है मतलब बॉक्सिंग और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल पीस है यानी कि प्रीस्टहुड। एंडिंग में जब जड डायमंड को क्रॉस के अंदर छुपाते हैं तो वो दिखाता है कि उन्होंने उस ईव्स एप्पल को न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन वो डायमंड वही है जो फ्यूचर में किसी और के लालच को फिर से जगा सकता है। ट्रिविया की बात करें तो फिल्म का टाइटल वेक अप डेड मैन दरअसल U2 के 1997 के एल्बम पॉप के एक गाने से लिया गया है जो कि काफी डार्क और रिलीजियस थीम वाला गाना है। रियान जॉनसन ने इस फिल्म में काफी सारे लिटरेरी रेफरेंसेस छिपाए हैं, जैसे कि वो वुल्फ हेड हुक जो दरअसल पुराने डिटेक्टिव नॉवेल्स में एक कॉमन ट्रोप होता था जहां कातिल अक्सर एनिमल थीम्ड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करता था। देन इस फिल्म में दिखाया गया आवर लेडी ऑफ परपेचुअल फोर्टिट्यूड चर्च का डिजाइन दरअसल एक लैबिरिंथ यानी भूल भुलैया जैसा है जो बेनुआ ब्लांक के केस सॉल्व करने के तरीके को मिरर करता है। एक और हिडन डिटेल ये है कि बेनुआ ब्लांक ने पूरी फिल्म में जो टाई पहनी
कहानी है उसका पैटर्न ग्लास ओनियन की एंडिंग में दिखाए गए आग के पैटर्न से मिलती जुलती है और ये उनके पास्ट केसेस की एक सटल लिंक है। ईस्टर एग्स में सबसे बड़ा सरप्राइज है जोसेफ गॉर्डन लेविट का कैमियो जो रायन जॉनसन की हर फिल्म में होता है। कई बार वो इंसान के रूप में नहीं बल्कि पुराने बेल की आवाज में भी हो जाते हैं, लाइक चर्च के बेल की आवाज में या किसी बैकग्राउंड रेडियो अनाउंसर के रूप में हो सकते हैं और ये सब चीज फैंस अक्सर मिस कर देते हैं। साथ ही फिल्म में जो डिटेक्टिव नॉवेल्स की लिस्ट दिखाई गई है वो सभी लॉक्ड रूम मिस्ट्रीज के क्लासिक्स हैं जो रियल लाइफ डिटेक्टिव फैंस के लिए एक बड़ा ट्रीट है। एक इंटरेस्टिंग रेडिट थियरी ये भी है कि साई का कैरेक्टर दरअसल एक मॉडर्न डे ट्रोल को रिप्रेजेंट करता है जो हर चीज को रिकॉर्ड करके क्लाउड पाना चाहता है और ये जो कैरेक्टर है वो पुराने जमाने के क्लासिक कैरेक्टर से एकदम अलग है। एंडिंग में जब जड क्रॉस कार्व करते हैं तो वो एक बड़ा हिंट है कि शायद ये डायमंड अगले पार्ट में किसी नए मिस्ट्री का जरिया बनेगा क्योंकि कभी ना कभी तो ये डायमंड खोजा जाएगा ही। नाउ इफ यू लुक एट बेनुआ ब्लांक, वो उस डायमंड को देख के इग्नोर कर दिए थे क्योंकि ज्यादा देर उसे देखो तो आप भी करप्ट हो सकते हो, आपके मन में भी लालच आएगा कि $80 मिलियन ले ही लिया जाए। और ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव करता है कि बेनुआ ब्लांक हमेशा ट्रुथ की तरफ जाते हैं, वो ट्रुथ के भूखे हैं, उन्हें सच्चाई चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, वेल्थ उनके लिए उतना मैटर नहीं करता। सो यस, ये थी फिल्म की पूरी कहानी। इनके साथ आपके मन में कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको दूसरी नाइव्स आउट फिल्मों की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं टाइम टू टाइम ऐसी डिटेक्टिव मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेके आता रहूंगा क्योंकि इनमें जब राज खुलते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो हाँ, अगर आपको मजा आया है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस एंड हैप्पी न्यू ईयर।